वेलकम टू बोधरपन। आज हम एनसीईआरटी का पहला चैप्टर क्लास 11 का पहला चैप्टर जो कि है जियोग्राफी एज ए डिसिप्लिन, उस चैप्टर के बारे में हम बात करेंगे। उस चैप्टर को आज हम समझेंगे। जियोग्राफी एज ए डिसिप्लिन मतलब क्या है? मतलब जियोग्राफी जब हम पढ़ेंगे, पहला तो जियोग्राफी क्यों पढ़ेंगे, उसके साथ जियोग्राफी के साथ साथ और कौन सा चैप्टर का और कौन सा सब्जेक्ट का लिंक है, जियोग्राफी पढ़ने से और कौन सा चीज जो है वो हम जान पाएंगे, ये सब इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर जो है वो एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है क्लास 11 का। तो अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले चैनल का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाई स्टडी जियोग्राफी? जियोग्राफी हम क्यों पढ़ेंगे? पहले तो देखिए, जियोग्राफी, जियो मतलब अर्थ, अर्थ मतलब अर्थ के बारे में हम जानेंगे जियोग्राफी में। और अर्थ के बारे में क्यों जानेंगे? अर्थ में हम रहते हैं, अर्थ के ऊपर हम सब कुछ करते हैं, तो अर्थ के बारे में तो जानना ही होगा, इसलिए हम जियोग्राफी पढ़ेंगे। तो देखते हैं। वी लिव ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, आवर लाइव्स आर अफेक्टेड बाय आवर सराउंडिंग्स इन मेनी वेज। हमारे चारों तरफ जो है उसकी वजह से हमारा जो लाइफ है वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ इफेक्ट में आता है। ठीक है। वी डिपेंड्स ऑन द रिसोर्सेज टू सस्टेन आवर सेल्फ इन द सराउंडिंग्स एरिया। मतलब अर्थ के ऊपर जो रिसोर्स है, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, पानी हो गया, उसके बाद लैंड हो गया जिसके ऊपर हम अपने घर में रहते हैं, वो एक लैंड के ऊपर है, वो हो गया। अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर हो गया जिसमें ऑक्सीजन है। ये सब अर्थ का जो रिसोर्स है ये हम यूज करते हैं ताकि हम जी पाए। प्रिमिटिव सोसाइटीज, प्रिमिटिव सोसाइटीज मतलब एकदम पुराने टाइम में जो सोसाइटीज था, सबसिस्टेड ऑन नेचुरल मीन्स ऑफ सबसिस्टेंस। मतलब नेचुरल मीन्स ऑफ सबसिस्टेंस मतलब जैसे कि नेचर से जो मिलता है उसके ऊपर प्रिमिटिव जो लाइफ था वो निर्भर करके रहता था। मतलब एडिबल प्लांट हो गया, एनिमल हो गया। एडिबल प्लांट्स मतलब जो प्लांट को हम खा पाते हैं, और एनिमल्स मतलब पहले का जो प्राचीन लोग थे, प्रिमिटिव जो लोग थे, प्रिमिटिव जो टाइप थे, प्रिमिटिव जो कल्चर था, उसमें क्या होता था, उसमें हम शिकार करके खाते थे, तो एनिमल का शिकार होता था, तो एनिमल हंट करके हम खाते थे, तब जाके वो हमारा जो सोसाइटी है वो पल पाता था। तो ये जो एनिमल है, ये जो एडिबल प्लांट्स है, ये सब कहां से आता है? ये तो कोई आर्टिफिशियल चीज नहीं है कि आर्टिफिशियल कई फैक्ट्री में उगाता होगा, नहीं, ये अर्थ के ऊपर रहता है। तो ये सब नेचुरल सब्सटेंस, नेचुरल मीन्स ऑफ सब्सटेंस है। With passage of time, we developed technologies and started producing our food using natural resources such as land, soil and water. टाइम जाता गया, उसके साथ साथ हम क्या करने लगे, हमारा जो फूड है वो प्रोड्यूस करने लगे। फूड कैसे प्रोड्यूस करने लगे? हम एग्रीकल्चर चालू किए। अब एग्रीकल्चर जब हम चालू किए तो वो एक प्रोडक्शन हुआ, प्रोड्यूस करने लगे। जैसे कि व्हीट हो गया, वो हम एग्रीकल्चर के थ्रू प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद एनिमल, पोल्ट्री फार्म, जो पहले एनिमल था उसको फार्म में आके हम उसका ब्रीडिंग करते हैं, ब्रीडिंग से बहुत ज्यादा एनिमल बनता है, तो उसका जो स्टॉक है, उसका जो मीट है वो हम खाते हैं। ठीक है। तो ये हो गया प्रोड्यूस। और ये प्रोड्यूस करने के लिए जो फैक्ट्री होता है वो कहां पे लगता है? वो लैंड पे लगता है। सॉइल यूज करते हैं हम, फैक्ट्री को रन करने के लिए हम वाटर यूज करते हैं। ये सब जो है घुमा फिरा के हम किसका चीज है जो हम यूज कर रहे हैं? किससे लेके? अर्थ से लेके हम यूज कर रहे हैं। इसीलिए हमको जियोग्राफी पढ़ना है, क्योंकि जियोग्राफी का मतलब ही है अर्थ के बारे में जानना। ठीक है। We adjusted our food habits and clothing according to the prevailing weather condition. Prevailing weather condition के साथ साथ हम अपना जो फूड हैबिट है, जो हमारा क्लोथिंग है, वो एडजस्ट करते हैं। जैसे समर में हम जैसा कपड़ा पहनते हैं, विंटर में हम उससे उल्टा पहनते हैं। ठीक है। समर में हम जैसे जो खाना खाते हैं, विंटर में ऐसा खाना नहीं खाते हैं। अर्थ के एक प्लेस में जब समर होता है, दूसरे प्लेस में तब विंटर होता है। अर्थ का ऐसा बहुत सारा प्लेस है जहां पे पूरे साल भर वहां पे क्या रहता है? बर्फ रहता है। तो वहां पे जो लोग रहते हैं उनका जो रहने सहने का तरीका है वो अलग है। जो इक्वेटर के चारों तरफ रहते हैं, जहां पे साल भर गर्मी रहती है, वहां का जो रहन सहन है वो अलग है, कपड़ा जो है वो अलग है।
तो वी एडजस्ट आवर फूड हैबिट्स एंड क्लोथिंग अकॉर्डिंग टू द प्रिवीलिंग वेदर कंडीशन, मतलब वेदर कंडीशन जैसा जैसा है हम उसके अकॉर्डिंग हमारा जो फूड हैबिट है, हमारा जो क्लोथिंग है, वो चेंज करते रहते हैं. There are variations in the natural resource base, technological development, adaptation with the modification of physical environment, social organization and cultural development. मतलब वेरिएशन है नेचुरल रिसोर्स बेस में, मतलब अर्थ के ऊपर एक एक जगह पे एक एक नेचुरल रिसोर्स पाया जाता है. जैसे मिडिल ईस्टर्न कंट्री में तेल पाया जाता है, लेकिन ईस्टर्न कंट्री में उतना ज्यादा तेल नहीं मिलता है. ईस्टर्न जो कंट्री है वहां पे एग्रीकल्चर ज्यादा होता है, इंडिया में एग्रीकल्चर ज्यादा होता है. ठीक है, उसके बाद डिफरेंट काइंड्स ऑफ आयरन ओर, उसके बाद जो नेचुरल गैस है, जो नेचुरल ऑयल है, ये सब जो है ये हर जगह पे, अर्थ के हर एक जगह पे सेम नहीं पाया जाता है. एक जगह पे कहीं पे ज्यादा होता है, कहीं पे कम होता है. यह नेचुरल रिसोर्स का जो बेस है वो डिफरेंट होता है. टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट भी हमारे वर्ल्ड के हर एक कंट्री में एक टाइप का टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट नहीं है, अलग अलग टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है. ठीक है, उसके बाद एडेप्टेशन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट. फिजिकल एनवायरनमेंट जो चेंज होता है उसके साथ साथ हमको एडेप्टेशन करना पड़ता है, मॉडिफिकेशन करना पड़ता है हमारा सोशल लाइफ में, हमारा कल्चरल लाइफ में, हमारा दिन भर का जो काम है उसके ऊपर. सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड कल्चरल डेवलपमेंट, हर एक जगह पे अलग अलग कल्चर है और वो कल्चर जब एक साथ आके मिलता है तो कल्चर डेवलप करता है. ठीक है, एक जगह पे कल्चर, वहां का जो लोग है वो दूसरे जगह पे जाता है तो कल्चर भी साथ में लेके जाता है. तो दिन रहते रहते बहुत साल बाद वो जो कल्चर है उसका एक एमालगमेशन होता है, मतलब दोनों कल्चर या फिर बहुत सारा कल्चर एक साथ मिलकर रहते हैं. जैसे कि इंडिया बहुत ज्यादा कल्चर है तो सब मिलके एक साथ हम रहते हैं, तो इसको कहते हैं कल्चरल डेवलपमेंट. ठीक है, उसके बाद एज अ स्टूडेंट ऑफ जियोग्राफी यू शुड बी क्यूरियस टू नो अबाउट ऑल द फिनोमेना व्हिच वेरी ओवर द स्पेस. मतलब इन सब के ऊपर स्पेस, स्पेस मतलब एक जगह, ये जो अर्थ है इस पूरे अर्थ में एक एक जगह में एक एक चीज है. हर एक जगह का अलग अलग फिजिकल डेवलपमेंट है, हर एक जगह पे जो लोग रहते हैं उनका अलग अलग रहन सहन का तरीका है. क्यों है, क्यों अलग अलग डिफरेंट काइंड्स ऑफ लोग अलग अलग टाइप से, अलग अलग रिक्वायरमेंट से रहता है इस पूरे वर्ल्ड के ऊपर, इस पूरे अर्थ के ऊपर, वो सब हम जियोग्राफी में पढ़ेंगे. जियोग्राफी इक्विप्स यू टू एप्रिशिएट डाइवर्सिटी and investigate into the cause responsible for creating such variations over period and space. मतलब डाइवर्सिटी और इन्वेस्टिगेशन ये ओवर द पीरियड, समय के साथ साथ, क्योंकि जियोग्राफी एक टाइमलाइन भी है. ठीक है, तो समय के साथ साथ जो चेंज हो रहा है वो क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है और वो चेंजेस की वजह से क्या होता है, ये सब जियोग्राफी में हम पढ़ेंगे. व्हाट इज जियोग्राफी. अभी व्हाई जियोग्राफी हम जाने कि जियोग्राफी हमको पढ़ना क्यों है. अभी हम जानेंगे व्हाट इज जियोग्राफी, मतलब जियोग्राफी क्या है. यू नो दैट अर्थ इज आवर होम, अर्थ के ऊपर हम रहते हैं तो अर्थ ही हमारा होम हुआ. इट इज ऑल्सो द होम ऑफ मेनी अदर क्रिएचर्स बिग एंड स्मॉल, ऑल्सो द होम ऑफ मेनी अदर क्रिएचर्स. मतलब अर्थ के ऊपर सिर्फ इंसान नहीं रहते, ह्यूमन लिव नहीं करते, उसके ऊपर बहुत ज्यादा क्रिएचर रहते हैं. जैसे कि बहुत सारे एनिमल हो गया, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल, डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स. वो कुछ बड़ा एनिमल होता है, कुछ स्मॉल एनिमल होता है, माइक्रोस्कोपिक एनिमल होता है. ये सब अर्थ के ऊपर रहते हैं. तो अर्थ सिर्फ ह्यूमन का होम नहीं है, अर्थ सब लिविंग ऑर्गेनिज्म का होम है. द अर्थ सरफेस इज नॉट यूनिफॉर्म. यस, अर्थ सरफेस यूनिफॉर्म नहीं है, क्योंकि तुम ऐसे नहीं बोल सकते आप कि अर्थ के चारों तरफ सिर्फ फ्लैट लैंड है, कहीं पे माउंटेन है, कहीं पे प्लेटू है, कहीं पे रिवर है, ओशन है. तो हर एक जगह का जो लैंडफॉर्म है वो अलग अलग है, मतलब सरफेस जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है, वो अलग अलग टाइप का सरफेस देखा जाता है अर्थ में. इट हैज वेरिएशन इन इट्स फिजिकल फीचर्स. सरफेस के अंदर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिजिकल फीचर्स है. फिजिकल फीचर्स क्या, माउंटेन, प्लेटू, ड्रेनेज सिस्टम, फ्लैट लैंड, ये सब जो है ये अलग अलग फिजिकल फीचर्स है. देयर आर माउंटेन्स, हिल्स, वैलीज, प्लेन्स, प्लेटू, ओशन, लेक्स, डेजर्ट, विल्डरनेस, ये सब जो है ये अलग अलग फिजिकल फीचर्स है. और ये सब फिजिकल फीचर्स अर्थ के ऊपर देखा जाता है. अर्थ कोई एक पर्टिकुलर फिजिकल फीचर्स को लेके नहीं रहता है, अर्थ के ऊपर पूरा फिजिकल फीचर्स अलग अलग होता है. और ये अलग अलग फिजिकल फीचर्स जो है इसके बारे में जब हम पढ़ेंगे वो होगा जियोग्राफी. तो जियोग्राफी क्या है, जियोग्राफी यही सब चीज के बारे में हम जब जानेंगे तो वो होता है जियोग्राफी. व्हाट इज जियोग्राफी, तो समझ में आ रहा है.
देयर आर वेरिएशन इन इट्स सोशल एंड कल्चरल फीचर्स टू। सोशल और कल्चरल, इनमें भी वेरिएशन होता है, इनमें भी अलग अलग टाइप में, अलग अलग टाइप का सोशल, अलग अलग टाइप का कल्चरल वेरिएशन देखा जाता है। और वो कहां देखा जाता है? अर्थ के ऊपर देखा जाता है। तो अर्थ के ऊपर ये सब वेरिएशन भी हमको पढ़ना है, तो वो कहां पढ़ेंगे? वो हम जियोग्राफी में पढ़ेंगे। देयर आर विलेजेस, cities, roads, railways, ports, markets, and many other elements created by human beings across the entire period of their cultural development। मतलब entire period of cultural development मतलब क्या है? मतलब ह्यूमन तो ऐसा नहीं है कि कल आया है ह्यूमन और आज से शुरू हो गया अलग अलग कल्चरल डेवलपमेंट, नहीं। बहुत सालों से ये जो कल्चरल डेवलपमेंट है ये धीरे 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 चेंज होते होते आज के टाइम में जैसा है वैसा बना है। तो ये जो चेंज हो रहा है टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है, तो क्यों चेंज हो रहा है, कैसे चेंज हो रहा है, फिजिकल फीचर्स की वजह से हम जो कल्चरल है, जो डेवलपमेंट है वो कैसे हैम्पर होता है, वो कैसे चेंज होता है, ये सब हम पढ़ेंगे कहां पे? जियोग्राफी में। जियोग्राफी इन सब सब्जेक्ट, इस सब चीज का एमलगमेशन है। तो जियोग्राफी क्या है पता चल गया। तो पहले हम जाने कि जियोग्राफी हम क्यों पढ़ेंगे, अब हम जाने कि जियोग्राफी एक्चुअल में है क्या। In very simple words, it can be said that geography is the description of earth। मतलब अर्थ का जो डिस्क्रिप्शन है वही है जियोग्राफी का डिस्क्रिप्शन, एंड वही होता है जियोग्राफी। मतलब जियोग्राफी में हम अर्थ का डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे, अर्थ में कैसे रहता है, अर्थ कैसा है, ये सब हम जानेंगे जियोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन में या फिर जियोग्राफी में। द टर्म जियोग्राफी फर्स्ट कॉइन्ड बाय, इंपॉर्टेंट है, इससे शॉर्ट क्वेश्चन आता है। द टर्म जियोग्राफी वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय एराटोस्थेनिस, a Greek scholar। The word has been derived from the two roots of Greek language, that is geo मतलब अर्थ and graphos मतलब डिस्क्रिप्शन, मतलब अर्थ का डिस्क्रिप्शन। ठीक है, जियोग्राफी का मतलब क्या है? जियोग्राफी का मतलब है अर्थ का डिस्क्रिप्शन। द डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ इज कॉल्ड जियोग्राफी। जियो का मतलब है अर्थ एंड ग्राफोस का मतलब है डिस्क्रिप्शन। उसके बाद जियोग्राफी एज ए डिसिप्लिन, अलग अलग डिसिप्लिन के बारे में ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर है जियोग्राफी एज ए डिसिप्लिन। तो अलग अलग जो डिसिप्लिन है उसके बारे में हम धीरे धीरे अभी पढ़ना स्टार्ट करेंगे। जियोग्राफी एज ए डिसिप्लिन इज रिलेटेड टू स्पेस एंड टेक नोट ऑन स्पेशियल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एट्रीब्यूट्स। स्पेस, स्पेस मतलब एक जगह, उस जगह का कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके एट्रीब्यूट्स क्या है, वो जियोग्राफी में हम पढ़ेंगे। और अलग अलग डिसिप्लिन में अलग अलग स्पेस, अलग अलग जगह का हम डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे। It studies the patterns of distribution, location, concentration of phenomena over space and providing explanation of those patterns। अलग अलग पैटर्न अर्थ के ऊपर देखा जाता है। कहीं पे ज्यादा पानी है, कहीं पे डिजर्ट है, कहीं पे कोल्ड डिजर्ट है, कहीं पे हॉट डिजर्ट है, कहीं पे एग्रीकल्चर ज्यादा होता है, तो कहीं पे माउंटेन ज्यादा है, कहीं पे वैली ज्यादा है, कहीं पे प्लेटू ज्यादा है। तो ये जो फिनोमिना है अलग अलग, इस फिनोमिना की वजह से जो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या डिस्ट्रीब्यूशन? ह्यूमन का डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब माउंटेन के ऊपर ज्यादा ह्यूमन रहेगा या फिर लैंड के ऊपर, फ्लैट लैंड के ऊपर ज्यादा ह्यूमन रहेगा? ऑब्वियसली फ्लैट लैंड के ऊपर ज्यादा ह्यूमन रहेगा। फ्लैट लैंड के ऊपर ज्यादा से ज्यादा एग्रीकल्चर होगा, रिवर के दोनों साइड में ज्यादा एग्रीकल्चर होगा। क्यों होगा? ये जो पैटर्न है ये एक एक टाइप का पैटर्न है, और इस पैटर्न का जो अलग अलग फिनोमिना है वो सब हम पढ़ेंगे इस जियोग्राफी ऑफ डिसिप्लिन में। इट टेक्स नोट ऑफ द एसोसिएशन एंड इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द फिनोमिना ओवर स्पेस एंड इंटरप्ट्स देम प्रोवाइडिंग एक्सप्लेनेशन फॉर दोस पैटर्न। स्पेस के ऊपर, स्पेस मतलब ये स्पेस एकदम स्पेस नहीं है, ये स्पेस अर्थ के ऊपर का स्पेस के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो स्पेस है, स्पेस के ऊपर अलग अलग पैटर्न है, और उस अलग अलग पैटर्न में अलग स्पेस के ऊपर जो है वो इंटरप्ट करता है अपने लाइफस्टाइल के ऊपर, ह्यूमन के लाइफस्टाइल के ऊपर, एनिमल के लाइफस्टाइल के ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर, सब कुछ इसके ऊपर निर्भर करता है, स्पेस का पैटर्न के ऊपर निर्भर करता है। और ये जो है वो एक्सप्लेनेशन कहां दिया जाता है? वो एक्सप्लेनेशन दिया जाता है जियोग्राफी में। उसके बाद इट ऑल्सो टेक्स नोट of the association and interrelationship between the phenomena resulting from the dynamic interaction between human being and their physical environment। मतलब human being और वो जहां पे रहता है, मतलब उसका फिजिकल एनवायरनमेंट। फिजिकल एनवायरनमेंट कैसा हो सकता है? फ्लैट हो सकता है, लैंड,
माउंटेन हो सकता है, जो एटमॉस्फेयर है वो हो सकता है, ये जो फिजिकल एनवायरनमेंट है, ठीक है, मेरे चारों तरफ क्या है, वो है फिजिकल एनवायरनमेंट। और इस फिजिकल एनवायरनमेंट के अलग अलग पैटर्न के साथ साथ ह्यूमन बीइंग का रहन सहन वो भी अलग अलग पैटर्न में डिवाइड होता है। और ये सब कहां पे आके, कौन से सब्जेक्ट में आके कंबाइंड होता है, ये सब आके कंबाइंड होता है जियोग्राफी में। इसीलिए हमको जियोग्राफी पढ़ना है, ठीक है। जियोग्राफी एज एन इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन। अब ये इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन मतलब क्या है? जियोग्राफी अप्रोच इन होलिस्टिक इन नेचर। इट रिकॉग्नाइजेस द फैक्ट that the world is a system of interdependencies। मतलब जियोग्राफी ये बोलता है कि एक होलिस्टिक इन नेचर, मतलब सबको लेके चलने वाला एक चीज, एक सब्जेक्ट सबको लेके चलने वाला। और इट रिकॉग्नाइजेस द फैक्ट दैट द वर्ल्ड इज अ सिस्टम ऑफ इंटरडिपेंडेंसीज। इंटरडिपेंडेंसीज मतलब एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहना। तो ये उस फैक्ट को रिकॉग्नाइज करता है, जियोग्राफी जो सब्जेक्ट है वो उस फैक्ट को रिकॉग्नाइज करता है कि जियोग्राफी सबको लेके चलने वाला है, सब कुछ जियोग्राफी के अंदर आने वाला है, और ये जो वर्ल्ड है इनमें सब कुछ एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है। और ये जब हम एक साथ पढ़ेंगे, कहां पे पढ़ेंगे? जियोग्राफी में पढ़ेंगे। इसीलिए जियोग्राफी को एक इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन बोला गया है, ठीक है। Geography as an integrated discipline has interface with numerous natural and social science. All the science, whether natural or social, have one basic objectives. साइंस सोशल भी हो सकता है, साइंस नेचुरल भी हो सकता है। इसका एक ही ऑब्जेक्टिव है, क्या ऑब्जेक्टिव? ऑफ अंडरस्टैंडिंग द रियलिटी। रियलिटी मतलब जो सच है, सच क्या है, साइंस का वही मतलब है। साइंस वही खोजने में लगा है कि अल्टीमेट ट्रूथ क्या है किसी भी चीज का, उसका सच क्या है, वो साइंस जानने में लगा है। जियोग्राफी अटेम्प्ट्स टू कॉम्प्रिहेंड द एसोसिएशंस ऑफ फिनोमिना एज रिलेटेड इन द सेक्शंस ऑफ रियलिटी। मतलब ये जो रियलिटी का अलग अलग सेक्शन है, जियोग्राफी उसको पढ़ने में हेल्प करेगा, ठीक है। इन इंडिया हिमालय हैव, जैसे कि मतलब इसका अभी हम इलाबोरेटली अगर देखेंगे तो क्या होगा? इन इंडिया Himalaya have acted as a great barriers and providing protection। हिमालय जो है वो इंडिया के एकदम साउथ में रहता है, सॉरी नॉर्थ में रहता है। तो नॉर्थ में जो हिमालय है वो क्या करता है? प्रोटेक्शन देता है, ठीक है। उसके साथ साथ और क्या देता है? बट पासेस प्रोवाइड रूट्स टू द माइग्रेंट्स एंड इन्वेडर्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया से हिमालय जो पहाड़ है उसमें पासेस रहता है, ठीक है, दोनों पहाड़ के बीच के एक जगह, ठीक है, वहां से सेंट्रल एशिया का जो डिफरेंट ट्राइब्स है वो इंडिया में आया है। इंडिया का जो डिफरेंट ट्राइब है वो सेंट्रल एशिया में गया है। क्यों? बहुत ट्राइब तो इसलिए आया है कि इंडिया के ऊपर कब्जा कर सके, और कोई कोई इसलिए भी आया है कि इंडिया के ऊपर ट्रेड कर सके, ठीक है। तो इसीलिए तो ये जो हिमालय है जो पूरा नॉर्थ को कवर करके रखा है, तो ये जो हिमालय है, हिमालयन जो एरिया है वो बहुत ही रगेड है। तो पहला तो हिमालय किससे प्रोटेक्ट करता है? डायरेक्ट इन्वेडर्स, जो एकदम इजीली, अगर हिमालय नहीं रहता तो इजीली इन्वेडर्स सीधे रास्ते, फ्लैट लैंड होता तो सीधे रास्ते से आ जाते, लेकिन हिमालय रहने से क्या हुआ? वो सीधा रास्ता ऑक्युपाई नहीं कर पाए। उन लोगों को खोजना पड़ा डिफरेंट काइंड्स ऑफ पास, मतलब छोटा सा एक गैप जिससे बहुत ही लिमिटेड लोग आ जा सकते हैं, ठीक है। तो हिमालय कैसे हेल्प कर रहा है इन्वेडर्स से, पता चल गया। उसके बाद सेंट्रल एशिया से आता हुआ, साइबेरिया से आता हुआ जो ठंडा हवा है वो हिमालय में आके रुक जाता है। अगर हिमालय नहीं रहता, माउंटेन नहीं रहता, तो क्या होता? हमारे जो इंडिया है वहां पे भी पूरा नॉर्दर्न साइड में बहुत सारा सेंट्रल इंडिया का पार्ट तक बहुत ज्यादा ठंड पड़ता और बर्फ भी पड़ता, ठीक है। उसके साथ साथ जो मॉनसून विंड है, जो मॉनसून क्लाउड है, वो क्या करता है? हिमालय में जाके अटक जाता है, और जो हिमालय का जो फुट हिल्स है वहां पे क्या करता है? वहां पे बारिश करता है, और उससे क्या होता है? फर्टाइल लैंड क्रिएट होता है, एंड वहां पे एग्रीकल्चर ज्यादा होता है। तो हिमालय का क्या यूज है, क्या उसका इंपॉर्टेंस है, वो पता चल गया। तो ये जो पता चला, कहां पे पता चला? जियोग्राफी में पता चला, समझ गए। The sea coast have encouraged contact with people from East, Southeast Asia, Europe and Africa.
इंडिया जो है वो एक तीनों तरफ वहां पे क्या है, ओशन है, एक पेनिनसुला है। पेनिनसुला मतलब तीनों तरफ पानी है और एक तरफ लैंड से लगा हुआ है। तो इंडिया का जो ये वास्ट कोस्ट लाइन है, बहुत बड़ा कोस्ट लाइन है इंडिया का। इंडिया का जो वास्ट कोस्ट लाइन है वो कोस्ट लाइन का ऐसे ही है नहीं। कोस्ट लाइन में क्या होता है, वहां पे मछली का ट्रेड हो सकता है। बाहर से एशिया से, सेंट्रल एशिया से, अफ्रीका से, उसके बाद यूरोप से बहुत ज्यादा ट्रेडर्स नाव लेके, जहाज लेके कहां पे आया है, इंडिया पे आया है थ्रू सी रूट। और यहां पे आके डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रेड वो किए हैं। और कल्चरल, वहां से जो मैंने क्या बोला कि इंसान जब एक कल्चर का, बहुत सारा लोग अगर दूसरे कहीं कल्चर एरिया में जाएंगे, कल्चर एरिया में जाएंगे तो अपना भी कल्चर वहां पे लेके जाएंगे, तो उसमें क्या होगा, एमलगमेशन होगा। एमलगमेशन मतलब दोनों कल्चर मिल जाएगा, दोनों कल्चर एक दूसरे के रहने सहने का जो तरीका है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो इंडिया में भी ऐसा ही हुआ। क्यों? क्योंकि बाहर का जो लोग है वो जब आए तो उनके साथ साथ उनका रहन सहन का तरीका, उनका खाना, उनका जो कल्चर है वो सब लेके आए। तो वो लेके आने के साथ साथ क्या हुआ, इंडिया में भी उनका जो कल्चर है उसका इफेक्ट देखने लगा, और इंडियन लोग जो है वो भी उनके बारे में ये सब जान पाए। और ये सिर्फ इंडिया का बात नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड का बात है। इंडिया से अगर कोई दूसरे अफ्रीका में गया होगा तो इंडिया का कल्चर वो अफ्रीका में लेके गया, तो अफ्रीका में इंडियन कल्चर भी स्प्रेड हुआ। ऐसे सिर्फ इंडिया में नहीं, सिर्फ अफ्रीका में नहीं, पूरे वर्ल्ड में, मतलब पूरे अर्थ में। और यही जब पूरे अर्थ के बारे में हम बात कर रहे, तही हम बात कर रहे हैं कि स्पेस के बारे में। स्पेस मतलब अर्थ के ऊपर जो स्पेस है उसी स्पेस के बारे में बात कर रहे हैं हम। तो स्पेस में जो स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें कल्चरल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ, उसमें ट्रेडिंग की वजह से डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो हमारा जो क्लोथ्स है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ, कि हम कैसे रहते हैं उसके बारे में जान पाए अफ्रीका का लोग, अफ्रीका में वो लोग कैसे रहते हैं उसके बारे में जान पाए इंडिया का लोग, यूरोप में लोग कैसे रहते हैं, सेंट्रल एशिया में लोग कैसे रहते हैं, इन सब के बारे में हम जब क्यों कैसे जान पाए, ये सब ट्रेड की वजह से। ट्रेड कैसे हुआ, कोस्टलाइन की वजह से हुआ। तो ये कोस्टलाइन कहां पर, किसका पार्ट है, कोस्टलाइन जियोग्राफी का पार्ट है। मतलब कोस्टलाइन के बारे में जब हम जानेंगे तो उसके बारे में जानने के लिए हमको जियोग्राफी जानना पड़ेगा। तो समझ में आ रहा है कि जियोग्राफी जो है वो एक सिर्फ जियोग्राफी मतलब एक सब्जेक्ट ऐसा नहीं है। अभी तक क्लास 10 तक हमने क्या देखा, फिजिकल जियोग्राफी, उसके साथ इंडियन जियोग्राफी, बस। लेकिन इसके साथ साथ हमको अभी जो जियोग्राफी एक इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन है इसके बारे में हम जानेंगे। मतलब जियोग्राफी हम पढ़ते पढ़ते अभी ऐसे जानेंगे कि जियोग्राफी एक वास्ट नॉलेज है। जियोग्राफी के साथ साथ हिस्ट्री का मेल होगा, इकोनॉमी का मेल होगा, उसके साथ साइंस का मेल होगा, लिटरेचर का मेल होगा। इतना सब कुछ सब जियोग्राफी के अंदर है। ये सब हम पढ़ेंगे इसी सब्जेक्ट में। Navigation technology helps European countries to colonize a number of countries of Asia and Africa, including India, as they got accessibility through the ocean. ओशन के थ्रू, ये जब हम बात कर रहे थे कि ओशन के थ्रू वो लोग आए तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ वो कॉलोनी हमारे यहाँ पे स्टैब्लिश हुआ, यूरोपियन कॉलोनी, ब्रिटिश कॉलोनी, ये सब स्टैब्लिश हुआ इंडिया में। तो ये सब कैसे हुआ, ऐसे तो उस टाइम में तो प्लेन नहीं था, तो कहां से आए, उस टाइम में आए सी रूट से। तो ये जो सी रूट है उसका जो नेविगेशन है ये भी जियोग्राफी का ही पार्ट है। हम पढ़ेंगे जीआईएस, जीपीएस, ये सब पढ़ेंगे हम। उसके बाद द जियोग्राफिकल फैक्टर्स हैव मॉडिफाइड द कोर्स ऑफ हिस्ट्री इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। देखा, कोर्स ऑफ हिस्ट्री को जियोग्राफिकल इवेंट्स चेंज कर रहा है। ये कोर्स ऑफ हिस्ट्री को जियोग्राफिकल इवेंट कैसे चेंज कर रहा है, हिस्ट्री मतलब कल जो हो गया वही आज के लिए, मेरे लिए वो हिस्ट्री है। ठीक है, हिस्ट्री मतलब पास्ट के बारे में जानना। तो पास्ट को कैसे जियोग्राफी इंफ्लुएंस करता है वो हम पढ़ेंगे। कैसे, इंडिया में पहले लोग जैसे रहते थे, यूरोपियन के आने के बाद, यूरोपियन कॉलोनी के बाद, यूरोपियन एस्टेब्लिशमेंट के बाद उनके रहने का जो तरीका चेंज हुआ वो हो गया जियोग्राफिकल इन्फ्लुएंस। या फिर एक जगह पे नदी था, वो नदी के चारों आसपास में एग्रीकल्चरल लैंड था, लेकिन वो नदी सूख गया, तो धीरे धीरे जो एग्रीकल्चरल लैंड है वो भी बैरन लैंड में तब्दील हो जाएगा, क्योंकि वहां पे एग्रीकल्चर के लिए पानी ही नहीं बचेगा। तो ये हो गया जियोग्राफिकल इन्फ्लुएंस फॉर द चेंज ऑफ हिस्ट्री। मतलब हिस्ट्री में, पास्ट में
वहां पे एग्रीकल्चर होता था। पास्ट में इंडिया का रहन सहन अलग था, लेकिन जियोग्राफी की वजह से, कुछ जियोग्राफिकल इन्फ्लुएंस की वजह से चेंजेस आ गया, मतलब हिस्ट्री में चेंजेस आ गया, पास्ट में चेंज आ गया। तो समझ गए कि जियोग्राफिकल फैक्टर्स कैसे फैसिलिटेट करता है, कैसे हिस्ट्री को चेंज करने में हेल्प करता है, यह शायद आपको समझ में आया होगा। ठीक है, उसके बाद एवरी जियोग्राफिकल फिनोमिना अंडरगोस चेंज थ्रू टाइम एंड कैन बी एक्सप्लेन टेम्पोरली। मतलब समय के साथ साथ हर एक जियोग्राफी का जो फिनोमिना है वो चेंज होता रहता है। ठीक है, समय के साथ साथ द चेंज इन लैंडफॉर्म्स, क्लाइमेट, vegetation, economic activities, occupations and cultural development have followed a definite historical course। मतलब चेंज इन लैंडफॉर्म्स, लैंडफॉर्म में चेंज, प्लेटू था वो धीरे धीरे फ्लैट लैंड में तब्दील हो गया, कहीं पे नदी नहीं था तो वहां पे नदी आ गया। क्लाइमेट, क्लाइमेट मतलब क्लाइमेटिक चेंज, अभी इंडिया में जितना गर्मी पड़ता है उतना गर्मी पहले नहीं पड़ता था। ठीक है, तो ये हो गया क्लाइमेटिक चेंज, क्लाइमेट में चेंज हो रहा है। वेजिटेशन में, क्लाइमेट के अगर क्लाइमेट में चेंज होगा उसके साथ साथ वेजिटेशन में चेंज होगा। बारिश ज्यादा हुआ तो एग्रीकल्चर अच्छा होगा, लेकिन हद से ज्यादा हुआ तो भी प्रॉब्लम, बारिश कम हुआ तो एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम होगा। ये सब है क्लाइमेट एंड उसके साथ साथ वेजिटेशन का प्रॉब्लम। उसके साथ वेजिटेशन के साथ साथ और क्या आएगा, एग्रीकल्चर भी आएगा, एग्रीकल्चर भी आएगा। इकोनॉमिक एक्टिविटी, मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी में कैसे चेंज होगा, देखिए क्लाइमेट के साथ साथ मैं इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड ऑक्यूपेशन को ऐड कर रहा हूं। कैसे, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, गर्मी बढ़ रही है। ठीक है, गर्मी बढ़ने के साथ साथ हमारा जो क्लॉथ है, जो हम पहनते हैं जो कपड़ा, वो चेंज होगा। वो अगर चेंज होगा तो क्लॉथ जो मैन्युफैक्चर हो रहा था उसमें चेंज आएगा। तो वो जो क्लॉथ का जो डिस्ट्रीब्यूशन था, जो ट्रेडिंग होता था क्लॉथ में, ठीक है, जो हम खरीदते थे उसमें चेंजेस आएगा। तो उसमें अगर चेंजेस आएगा तो इकोनॉमिक एक्टिविटी में भी चेंज आएगा। ये तो सिर्फ एक क्लॉथ के बारे में हम बोले, ये सिर्फ क्लॉथ का बेसिस नहीं है, ये सब कुछ में आएगा। ठीक है, पहले जब कार खरीदते थे तो उसमें एसी होता था, लेकिन ऐसा कोई कंपलसरी नहीं था कि एसी चला के जाना पड़ेगा हर टाइम। लेकिन अभी कार में एसी कंपलसरी है, क्योंकि बाहर गर्मी ज्यादा है। एसी अगर चलाना है तो ज्यादा पेट्रोल लगेगा, अगर पेट्रोल ज्यादा लगेगा तो पैसा ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी में प्रॉब्लम होगा। किसकी वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटी इंफ्लुएंस हो रहा है, किसकी वजह से, क्लाइमेट की वजह से। ठीक है, लैंडफॉर्म की वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटी में कैसे चेंज होगा, लैंडफॉर्म की वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटी में चेंज होगा। एक पहाड़ है और एक फ्लैट लैंड है। पहाड़ के ऊपर अगर हमको फैक्ट्री बनाना है तो पहाड़ को काट के हमको फैक्ट्री बनाना होगा। ठीक है, किसी भी, कोई भी फैक्ट्री हो सकता है, पहाड़ को काट के बनाना होगा। लेकिन एक फ्लैट लैंड में एक मुझे फैक्ट्री बनाना है, तो उसके लिए पहाड़ को काट के जितना खर्चा मैंने किया एक फैक्ट्री बनाने में और एक फ्लैट लैंड में फैक्ट्री बनाने में, दोनों में हेल एंड हेवन का फर्क होगा। पैसा कम लगेगा, पैसा ही तो इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है। तो लैंडफॉर्म, क्लाइमेट, वेजिटेशन, एग्रीकल्चर, ये सब इकोनॉमिक एक्टिविटी के आसपास में घूमता रहता है। और ऑक्यूपेशन, ये भी, पहाड़ में एक आदमी जो काम करता है वो फ्लैट लैंड में पहाड़ का वो काम नहीं कर पाएगा, तो ऑक्यूपेशन में चेंज होगा। अगर पहाड़ से कोई आदमी आज फ्लैट लैंड में आके रहने लगा तो उसका जो ऑक्यूपेशन पहाड़ में वो करता था वो नहीं कर पाएगा, उसको उसका काम चेंज करना पड़ेगा। कल्चरल डेवलपमेंट, एक एक जगह पे एक एक टाइप का कल्चर होता है। आज शिमला में जो कल्चर है, आज दार्जिलिंग में वहां का जो नेटिव है उनका जो कल्चर है, क्योंकि शिमला में तो अभी बहुत ज्यादा टूरिस्ट जाते हैं तो कल्चर तो मिक्स हो गया, लेकिन उनका जो वहां का जो नेटिव है उनका जो कल्चर है, डिफरेंट स्टेट है, डिफरेंट स्टेट का अलग अलग कल्चर है, वहां का जो नेटिव है उनका अलग अलग कल्चर है। वो कल्चर जब आता है एक दूसरे के जगह पे तब कल्चरल का एमलगमेशन होता है, मिक्स्ड होता है, मिक्स्ड कल्चर तैयार होता है। वो सब हम जियोग्राफी में पढ़ेंगे और ये सब चेंज करेगा किसको, हिस्टोरिकल कोर्स को। मतलब पास्ट में जैसा था वो चेंज होते होते आज के टाइम में ऐसा हो गया। ये क्यों हुआ, क्योंकि इसके अंदर बीच में ये है पास्ट, ये है फ्यूचर,
तो इसके बीच में जियोग्राफिकल बहुत सारा चेंज हुआ, इसकी वजह से जियोग्राफिकल चेंज हुआ, वो इन्फ्लुएंस किया हिस्टोरिकल चेंज को, मतलब पास्ट, हिस्टोरिक को चेंज किया मतलब पास्ट को चेंज किया, पास्ट को चेंज करना मतलब हिस्ट्री को चेंज करना। और क्यों हुआ? जियोग्राफी की वजह से। और many geographical features result the decision making process by different institutions at a particular point of time। geographical features के अलग अलग होने से different institution, different tribes, इन सब का जो तरीका है उसको चेंज करना पड़ा और उसको इन फ्यूचर भी चेंज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वहां का जियोग्राफी चेंज हो रहा है। It is possible to convert a time in terms of space and space in terms of time। मतलब space time क्या है? यहां पे क्या बोल रहा है? It is possible to convert time in terms of space or space in terms of time। For example, it can be said that place A is 1500 किलोमीटर from place B। मतलब place A से B जाने का जो रास्ता है कितना है? 1500 किलोमीटर। तो ये जो जगह है, ये एक स्पेस का जगह है, ये एक स्पेस का जगह मतलब अर्थ के ऊपर। यहां से यहां तक जाने में हमको लगता है कितना जाना पड़ता है? 1500 किलोमीटर। ठीक है। ऑल्टरनेटिवली इसको अब ऑल्टरनेटिवली हम कैसे बोल सकते हैं? इट कैन ऑल्सो बी सेड दैट प्लेस ए इज 2 hours away or 7 hours away। 2 hours away from traveling from plane and 7 hours away traveling from a fast moving train। मतलब A से B तक जाने के लिए अगर हम प्लेन से जाए तो 2 आवर में जाएंगे, अगर हम ट्रेन से जाए तो 7 आवर में जाएंगे। ठीक है। तो एक बार मैंने A से B जो दो स्पेस है, A एंड B जो दो स्पेस है, उसको बोला कि इसके बीच का जो रास्ता है वो 1500 किलोमीटर है। और दूसरी टाइम में इसी सेम चीज को बोला कि ए से बी तक जाना है तो उसका डिस्टेंस कितना है? उसको कैसे बोला कि अगर प्लेन से जाएंगे तो 2 घंटा लगेगा, अगर ट्रेन से जाएंगे तो 7 घंटा लगेगा। मतलब स्पेस को एक बार हमने, मतलब कि टाइम को एक बार हमने स्पेस से डिफाइन किया और स्पेस को एक बार हमने टाइम से डिफाइन किया। ये 7 घंटा जो लगता है जाने में, ए से बी जाने में जो 7 घंटा लगता है, उसको पहले हम एक स्पेस से डिफाइन किया। कितना जगह लगेगा, कितना दूर है? 1500 किलोमीटर दूर है, 1500 किलोमीटर दूर है। उसके बाद इसी स्पेस को मैंने टाइम से डिफाइन किया। कैसे? ये जो जगह है ए से बी तक जाने के लिए 2 घंटा लगेगा प्लेन में और 7 घंटा लगेगा ट्रेन में। मतलब स्पेस को एक बार टाइम से और टाइम को स्पेस से हमने समझ लिया। यही है जियोग्राफिकल फिनोमिना। इट इज दिस रीजन टाइम इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ जियोग्राफिकल स्टडीज। मतलब इसी वजह से जियोग्राफी में टाइम एक इंटीग्रल पार्ट है। ठीक है। पहले तो हम देखें कि जियोग्राफी क्या है, क्यों हम पढ़ेंगे, उसके बाद क्या है जियोग्राफी। और अभी हम देख रहे हैं कि अलग अलग डिसिप्लिन में कैसे जा रहा है जियोग्राफी इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन कैसे है, मतलब एक दूसरे से कैसे मेल खाता है जियोग्राफी की वजह से हिस्ट्री कैसे चेंज होता है, ये सब हम अभी धीरे धीरे समझ पा रहे हैं। ठीक है। तो टाइम इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ जियोग्राफिकल स्टडीज एज द 4th डायमेंशन। क्यों? टाइम जो है उसको हम एक 4th डायमेंशन बोलते हैं। ठीक है। जियोग्राफी एज ए डिसिप्लिन का ब्रांच ऑफ जियोग्राफी, मतलब जियोग्राफी जो हम पढ़ रहे हैं तो उसका डिफरेंट काइंड्स ऑफ ब्रांच है, क्योंकि एक ही ब्रांच का जियोग्राफी, एक इतना, अगर मैं बोल रहा हूं कि जियोग्राफी एक इतना बड़ा वास्ट एक सब्जेक्ट है तो इसका तो कोई सिंपल नहीं हो सके यही एक जियोग्राफी सिर्फ एक ही चीज है, नहीं, जियोग्राफी को बहुत ज्यादा ब्रांच में हमने डिवाइड कर दिया है। उसमें से जो पढ़ेंगे वो है, इट इज वेरी क्लियरली बॉट आउट दैट जियोग्राफी इज एन इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट ऑफ स्टडी। The study of every subject had done according to the some approach। मतलब हर एक स्टडी जो होता है वो एक अप्रोच को लेके हम पढ़ते हैं। ठीक है। द मेजर अप्रोच ऑफ द स्टडी ऑफ जियोग्राफी इज सिस्टमिक अप्रोच एंड रीजियनल अप्रोच। जियोग्राफी को पढ़ने के लिए हमको मेजरली दो अप्रोच जानना पड़ेगा। एक होगा सिस्टमिक अप्रोच। सिस्टमिक अप्रोच मतलब एज ए होल, सिस्टमिक अप्रोच मतलब
सब कुछ लेके एक साथ में अगर हम बोले, जैसे माउंटेन के बारे में अगर हम बात करेंगे तो वर्ल्ड के अर्थ के ऊपर जितने भी माउंटेन हैं उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन अगर हिमालयन माउंटेन के बारे में बात करेंगे तो सिर्फ हिमालयन के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो सिर्फ इंडिया के माउंटेन के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये हो गया रीजियनल। ठीक है। अगर क्लाइमेट के बारे में बात कर रहे हैं तो अर्थ के होल पूरा क्लाइमेट कैसा है अर्थ में उसके बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन अगर मॉनसून क्लाइमेट के बारे में बात कर रहे हैं तो इंडिया के ऊपर जो मॉनसून क्लाइमेट है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अगर सिर्फ इक्वेटर के बारे में, इक्वेटोरियल क्लाइमेट के बारे में बात कर रहे हैं तो सिर्फ इक्वेटर के ऊपर कैसा क्लाइमेट रहता है, इक्वेटर रीजन के ऊपर कैसा क्लाइमेट रहता है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो रीजनल अप्रोच और सिस्टमिक अप्रोच समझ में आ गया। सिस्टमिक मतलब एकदम एक एज ए होल, मतलब पूरा अर्थ को लेके, और रीजनल मतलब एक एक रीजन को डिवाइड करके हम जब बात करेंगे। ठीक है। तो जियोग्राफी का ब्रांच जो है उसमें मेन दो ब्रांच है, वो क्या है, एक सिस्टमिक अप्रोच, मेन दो ब्रांच का जो अप्रोच है वो है एक सिस्टमिक अप्रोच और एक है रीजनल अप्रोच। द सिस्टमिक अप्रोच इज द सेम एज द जनरल जियोग्राफी। मतलब जनरल जियोग्राफी क्या है, अभी जनरल जियोग्राफी जो है जब हम माउंटेन पढ़ते थे छोटे क्लास में, क्लास 7, 8, 9, 10 माउंटेन पढ़ रहे हैं, ड्रेनेज सिस्टम पढ़ रहे हैं, ये सब सिस्टमिक अप्रोच है। मतलब माउंटेन के बारे में हम जब पढ़ेंगे तब वर्ल्ड के माउंटेन के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है। दिस अप्रोच वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, ये जो सिस्टमिक अप्रोच है कौन इंट्रोड्यूस किया, अलेक्जेंडर वॉन हैम्बोल्ट, अ जर्मन जियोग्राफर। व्हाइल रीजनल अप्रोच वाज डेवलप्ड बाय द अनदर जर्मन जियोग्राफर, उसका नाम क्या है, उनका नाम क्या है, उनका नाम है कार्ल रिटर। तो सिस्टमिक जियोग्राफी का जो अप्रोच है वो जिन्होंने दिया है वो है अलेक्जेंडर वॉन हैम्बोल्ट, जो एक जर्मन, दोनों ही जर्मन जियोग्राफर है, और जो रीजनल अप्रोच दिया है उनका नाम क्या है, उनका नाम है कार्ल रिटर। ठीक है। ये सब एमसीक्यू का क्वेश्चन आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन यहां से आएगा। डुअलिज्म, डुअलिज्म बहुत बार कोई सुना है कि दो तरफा, डुअलिज्म, डुअलिज्म इज वन ऑफ द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जियोग्राफी which got introduced from the very beginning। जियोग्राफी के एकदम बिगिनिंग से, जब जियोग्राफी आया एज ए सब्जेक्ट, धीरे धीरे वो डेवलप हो रहा है, तब से ही ये डुअलिज्म का कॉन्सेप्ट जियोग्राफी में आ रहा है। डुअलिज्म का कैरेक्टरिस्टिक्स जियोग्राफी के हर एक कॉन्सेप्ट में देखा जा रहा है। क्या क्या वो पढ़ेंगे। अर्लियर स्कॉलर्स लेड एम्फेसिस ऑन फिजिकल जियोग्राफी। पहले के टाइम में वो सिर्फ फिजिकल जियोग्राफी के ऊपर ज्यादा जोर देते थे। फिजिकल जियोग्राफी मतलब कहां पे पहाड़ है, कहां पे प्लेटू है, कहां पे वैली है, कहां पे ड्रेनेज सिस्टम है, कहां पे ओशन है, कहां पे कोस्टलाइन है, कहां पे डेजर्ट है, इन सब के बारे में वो ज्यादा एम्फेसिस करते थे। इसको कहते हैं फिजिकल जियोग्राफी। बट ह्यूमन बीइंग आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस। लेकिन सिर्फ फिजिकल फीचर्स को लेके अर्थ के ऊपर सिर्फ फिजिकल फीचर्स नहीं रहता है, अर्थ के ऊपर एक जो सबसे ज्यादा कौन रहता है वो है ह्यूमन बीइंग, और ये ह्यूमन बीइंग भी अर्थ का एक इंटीग्रल पार्ट है। ह्यूमन बीइंग भी जियोग्राफी का एक इंटीग्रल पार्ट है, और ये ह्यूमन बीइंग के बारे में जब जियोग्राफी में हम पढ़ेंगे वो होगा ह्यूमन जियोग्राफी। अभी तक क्लास 9, 10 तक ह्यूमन जियोग्राफी के बारे में हम उतना नहीं जान पा रहे थे, लेकिन अभी क्लास 11 से हम ह्यूमन जियोग्राफी के बारे में पढ़ना धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। दे आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ नेचर। पार्ट एंड पार्सल ऑफ नेचर मतलब नेचर का एक इंटीग्रल पार्ट है ये ह्यूमन। क्यों? क्योंकि नेचर से ह्यूमन लोगों का जो रहना सहना है वो इन्फ्लुएंस होता है, और ह्यूमन लोगों का जो रहन सहन है उससे नेचर भी इन्फ्लुएंस होता है ना। दे ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट थ्रू देयर कल्चरल डेवलपमेंट। ह्यूमन जो है उनका जो कल्चरल डेवलपमेंट है उससे वो कंट्रीब्यूट करता है। किस में कंट्रीब्यूट करता है? फिजिकल एनवायरनमेंट में, फिजिकल जियोग्राफी में। फिजिकल जियोग्राफी मतलब अर्थ के ऊपर मतलब अर्थ का क्रस्ट, मतलब लैंड, ड्रेनेज सिस्टम, प्लेटू, ये सब कुछ, इन सब कुछ के ऊपर ह्यूमन बीइंग का भी जो हाथ है, चेंजेस में ह्यूमन बीइंग का भी हाथ है। दस डेवलप्ड ह्यूमन जियोग्राफी विथ एम्फेसिस ऑन ह्यूमन एक्टिविटी। तो ह्यूमन जियोग्राफी धीरे धीरे डेवलप हुआ। मतलब पहले अर्लियर स्कॉलर में पहले तो बोला था कि फिजिकल जियोग्राफी एक ही है, लेकिन धीरे धीरे ह्यूमन जियोग्राफी भी डेवलप होता गया। तो डुअलिज्म का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया।
कि डुअलिज्म में एक तरफा तो है कि फिजिकल ज्योग्राफी, तो दूसरा क्या है, दूसरा ह्यूमन ज्योग्राफी में बात कर रहे हैं, जिसमें ह्यूमन के बारे में, ह्यूमन जो इन्फ्लुएंस करता है ज्योग्राफी को, उसके बारे में हम बात करेंगे। ये एनसीईआरटी का एक चार्ट है जो आपके सामने है, ब्रांचेस ऑफ जियोग्राफी बेस्ड ऑन सिस्टमेटिक अप्रोच। सिस्टमेटिक अप्रोच के बेसिस में जो ब्रांचेस ऑफ जियोग्राफी है वो हम पढ़ेंगे। पहले तो फिजिकल जियोग्राफी, फिजिकल जियोग्राफी के साथ फिजिकल जियोग्राफी जो है वो किस किस पार्ट में डिवाइड किया गया है, उसमें जियोमॉर्फोलॉजी होगा, क्लाइमेटोलॉजी होगा, हाइड्रोलॉजी होगा, सॉइल जियोग्राफी होगा, और उसके सिस्टमिक अप्रोच को और एक डिफाइन किया गया है, वो है प्रिंसिपल्स एंड फिलोसफीज, दैट इज जियोग्राफिकल थॉट्स, ह्यूमन इकोलॉजी, कार्टोग्राफी मतलब कि वो जो मैप हम करते हैं वो कार्टोग्राफी, फील्ड सर्वे मतलब अच्छा, प्रिंसिपल एंड फिलोसफीज में जियोग्राफिकल थॉट्स एंड ह्यूमन इकोलॉजी आता है, और मेथड्स एंड टेक्निक में हम कार्टोग्राफी देखते हैं। मेथड्स एंड टेक्निक में हम कार्टोग्राफी मेथड्स एंड टेक्निक मतलब कि कार्टोग्राफी मैप कैसे बनाता है, वो एक मेथड हो गया, वो एक टेक्निक हो गया, उसमें हम कार्टोग्राफी देखेंगे। उसमें हम देखेंगे क्वांटिटेटिव टेक्नोलॉजीज, फील्ड सर्वे मतलब उस जगह पे जाके उसका रॉक फॉर्मेशन कैसा है, कौन सा रॉक है, सेडिमेंट्री, इग्नियस, मेटामॉर्फिक, उसको जानने के लिए उस जगह पे हमको पहुंचना है। और अगर पहुंच के कुछ कर रहे हैं, हम उस जगह पे जाके कुछ कर रहे हैं, तो उसको कहते हैं फील्ड सर्वे। वो भी इस सिस्टमेटिक ज्योग्राफी का ही एक पार्ट है, जो कि है मेथड एंड टेक्निक। और उसके साथ साथ जियो इंफॉर्मेशन, मैं बोल रहा था कि जियो इंफॉर्मेशन हम पढ़ेंगे, वो जो है नेविगेशन, ये सब पढ़ेंगे, जीआईएस, जीपीएस एंड एलआईएस, ये सब नेविगेशन के अंदर आता है। उसके साथ साथ ह्यूमन जियोग्राफी जब हम पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, सोशल, हिस्टोरिकल, पॉपुलेशन सेटलमेंट, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, ये सब हम ह्यूमन जियोग्राफी में पढ़ेंगे। उसके साथ साथ पॉपुलेशन सेटलमेंट दो टाइप का होता है, रूरल में और अर्बन में, मतलब गांव में, शहर में। उसके बाद जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसका डिफरेंस है क्या, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक एक्टिविटी, इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक एक्टिविटी, टूरिज्म इकोनॉमिक एक्टिविटी, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट का इकोनॉमिक एक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर का इकोनॉमिक एक्टिविटी, सर्विस का इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी का ही इतना पार्ट है। उसके बाद पॉपुलेशन सेटलमेंट का भी दो पार्ट है अलग अलग। उसके बाद जो है हिस्टोरिकल जियोग्राफी है, पॉलिटिकल जियोग्राफी है, सोशल एंड कल्चरल जियोग्राफी है, ये सब ह्यूमन जियोग्राफी के अंदर आता है। उसके साथ साथ हम पढ़ेंगे इंटरफेस ऑफ बायोजियोग्राफी। बायोजियोग्राफी का मतलब क्या है, बायो मतलब लिविंग थिंग्स, ठीक है, जियोग्राफी मतलब लिविंग थिंग के बारे में, जो लिविंग थिंग जो जियोग्राफी के अंदर आता है, लिविंग थिंग के बारे में जिस जियोग्राफी में हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बायोजियोग्राफी में। तो इस बायोजियोग्राफी का क्या पार्ट है, इकोलॉजी, ठीक है, प्लांट जियोग्राफी, एनवायरमेंटल जियोग्राफी, जू जियोग्राफी, ये सब हम बायोजियोग्राफी में पढ़ेंगे। ये हो गया सिस्टमेटिक अप्रोच, मतलब एज ए होल। जब जू जियोग्राफी हम बोल रहे हैं तो हर एक जू के अंदर जैसा जियोग्राफी है वो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। प्लांट जियोग्राफी अगर हम बोल रहे हैं तो प्लांट एज ए होल हम पढ़ेंगे पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, पूरे अर्थ के ऊपर। लेकिन रीजनल जब हम पढ़ेंगे वो क्या होगा, बेस्ड ऑन द जियोग्राफी ऑन रीजनल अप्रोच, जैसे रीजनल स्टडीज, रीजनल डेवलपमेंट, रीजनल एनालिसिस एंड रीजनल प्लानिंग। रीजनल स्टडीज और एरिया स्टडीज में, रीजन मतलब तो एरिया के बारे में बात करें, पूरे अर्थ के बारे में तो बात नहीं कर रहे, एक एरिया के बारे में बात करें, तो उसमें क्या होगा, मैक्रो रीजनल स्टडीज, मेसो रीजनल स्टडीज, माइक्रो रीजनल स्टडीज। माइक्रो मतलब छोटे छोटे रीजन में अगर हम डिवाइड करके उसके बारे में पढ़ रहे हैं तो हो गया माइक्रो। मैक्रो मतलब एक बड़े रीजन को हम अगर हम पढ़ेंगे तो हो गया मैक्रो। और जब हम मैक्रो ना माइक्रो बीच का कुछ एक छोटे रीजन के बारे में पढ़ेंगे तो हो गया मेसो। तो मैक्रो के अंदर मेसो एंड माइक्रो दोनों जियोग्राफी आ गया, क्योंकि मैक्रो रीजनल स्टडीज मतलब एज ए होल, एक बड़े जगह पे, बड़े एरिया। मेसो मतलब उसी के अंदर दो छोटा छोटा जगह। और माइक्रो मतलब इस मेसो के अंदर एकदम छोटे 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 जो पार्ट है, छोटे छोटे जो रीजन है, वो हो गया माइक्रो रीजनल पार्ट। उसके बाद रीजनल प्लानिंग मतलब सिटी प्लानिंग, कंट्री रूरल प्लानिंग, टाउन अर्बन प्लानिंग, विलेज को कैसा होना चाहिए, एक सिटी को अगर हम बनाएं तो
कैसे हम उसे बनाएं, उसका जो प्लानिंग है वो हम पढ़ेंगे रीजनल प्लानिंग में। तो सिस्टमेटिक अप्रोच और रीजनल अप्रोच आशा करता हूं आपको समझ आ गया, ठीक है। ब्रांचेस ऑफ जियोग्राफी अभी हम एकदम, ये तो चार्ट था, चार्ट से हम पढ़े, अभी हम पढ़ेंगे सॉरी, वो चार्ट के अंदर जो है वो अलग अलग। फिजिकल जियोग्राफी, फिजिकल जियोग्राफी में क्या आता है, जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी इज डिवोटेड द स्टडी ऑफ लैंडफॉर्म्स एंड देयर इवोल्यूशन एंड रिलेटेड प्रोसेसेस। मतलब लैंडफॉर्म्स, लैंडफॉर्म के बारे में तो आपको पता ही है, छोटे क्लास में आप पढ़े थे, प्लेटू, वैली, रिवर, माउंटेन, फ्लैटलैंड, ये सब है लैंडफॉर्म्स। और उसके बारे में जब हम पढ़ेंगे और उसका इवोल्यूशन के बारे में जब हम पढ़ेंगे, वो कहां पे पढ़ेंगे, जियोमॉर्फोलॉजी में, ठीक है। उसके बाद क्लाइमेटोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी encompasses the study of structure of atmosphere, एटमोस्फियर का स्टडी एंड स्ट्रक्चर, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, ये सब। एलिमेंट्स ऑफ वेदर, वेदर जो होता है उसका एलिमेंट्स क्या क्या है। क्लाइमेट्स एंड क्लाइमेटिक टाइप, क्लाइमेट है एंड क्लाइमेटिक टाइप है उसके, एंड रीजन्स, उसी रीजन में कैसा कैसा क्लाइमेट है वो जब हम पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे क्लाइमेटोलॉजी में, जो कि ज्योग्राफी का एक पार्ट है। उसके बाद हाइड्रोलॉजी, हाइड्रो मतलब वाटर, पता ही चल रहा है कि ओशन के बारे में, लेक के बारे में, रिवर के बारे में हम पढ़ेंगे। हाइड्रोलॉजी स्टडीज द realm of water over the surface of earth including oceans, lakes, rivers and other water bodies and its effect, उस वाटर बॉडी का जो इफेक्ट on different life forms including human life and their activity, ह्यूमन लाइफ एंड उनका एक्टिविटी के ऊपर। उसके साथ साथ डिफरेंट लाइफ फॉर्म, सिर्फ ह्यूमन के बारे में जियोग्राफी नहीं है, क्योंकि अर्थ के ऊपर हम पहले ही पढ़े थे, अर्थ के ऊपर सिर्फ ह्यूमन नहीं रहता, अर्थ के ऊपर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल रहता है, प्लांट्स रहता है, बड़ा छोटा सब कुछ एक साथ रहते हैं। तो सिर्फ ह्यूमन के बारे में नहीं, वो जो अलग अलग एनिमल्स है उनके लाइफ को वाटर बॉडीज कैसे इंफ्लुएंस कर रहा है वो हम पढ़ेंगे हाइड्रोलॉजी में। उसके बाद सॉइल जियोग्राफी, सॉइल मतलब मिट्टी, इट डिवोट्स द स्टडी ऑफ प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, सॉइल फॉर्मेशन कैसा होता है, सॉइल टाइप कैसा है, ठीक है, एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, ये सब। देयर फर्टिलिटी स्टेटस, फर्टिलिटी स्टेटस मतलब वहां पे एग्रीकल्चर कितना ज्यादा होगा, वहां पे पेड़ पौधे कितना ज्यादा उगेगा, ये है उसका फर्टिलिटी स्टेटस। डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूज, उस सॉइल का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, कितना जगह तक वो सॉइल है, कितना जगह तक एलुवियल सॉइल है, कितने जगह तक ब्लैक सॉइल है, ठीक है। ये सब जो है वो हम पढ़ेंगे सॉइल जियोग्राफी में। ह्यूमन जियोग्राफी, अभी ह्यूमन जियोग्राफी किसी किसी के लिए एकदम नया है, तो ह्यूमन जियोग्राफी क्या है। सोशल कल्चरल जियोग्राफी encompasses द स्टडी ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी, सोसाइटी मतलब जहां पे बहुत लोग एक साथ रहता है उसको कहते हैं हम सोसाइटी, एंड इट्स स्पेशियल डायनामिक्स, वो आपका डायनामिक्स मतलब कैसे कैसे लोग रहते हैं वो, एज वेल एज कल्चरल एलिमेंट्स, कल्चरल एलिमेंट्स मतलब कल्चर कैसा कैसा है, एक ही कल्चर तो नहीं हो सकता है, क्योंकि एक सोसाइटी में तो एक टाइप का लोग नहीं रहता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोग रहते हैं, तो उसका कल्चरल एलिमेंट अलग अलग होगा, ठीक है। वो कॉन्ट्रीब्यूट्स बाय द सोसाइटी, तो वो सोसाइटी उस कल्चरल एलिमेंट को कैसे कॉन्ट्रीब्यूट करता है, कर रहा है, स्पेशल डायनामिक्स को कैसे कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, वो हम पढ़ेंगे ह्यूमन जियोग्राफी में। पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट जियोग्राफी, पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट जियोग्राफी जब हम पढ़ेंगे तब बात आएगा रूरल एंड अर्बन, क्योंकि सेटलमेंट जो होता है वो इधर रूरल होता है और अर्बन होता है या फिर सब अर्बन होता है, ठीक है। तो रूरल जो है और अर्बन जो है ये हो गया पॉपुलेशन सेटलमेंट का जियोग्राफी। इट स्टडीज पॉपुलेशन ग्रोथ, डिस्ट्रीब्यूशन, कैसे एक पॉपुलेशन ग्रो हो रहा है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा कैसा है, डेंसिटी कैसा है, सेक्स रेशियो कितना है, मतलब कितना लड़के के साथ कितना 1000 लड़के के साथ कितना लड़की है, उसको कहते हैं सेक्स रेशियो। माइग्रेशन एंड ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, माइग्रेशन मतलब कौन कौन वहां से बाहर जा रहा है, आउट माइग्रेशन हो रहा है, और कौन कौन वहां पे आ रहा है, इन माइग्रेशन हो रहा है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर मतलब वो जो सोसाइटी है उस सोसाइटी में ज्यादातर लोग कैसे कैसे कैसा काम करता है, ज्यादातर लोग कैसे काम करते हैं, लोग वहां पे जो रहते हैं अलग अलग कौन सा काम वो लोग पसंद करते हैं और करते भी है, वो हो गया ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर मतलब कैसा कैसा काम वो लोग करते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। सेटलमेंट जियोग्राफी स्टडीज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट्स, रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट में
कैसे लोग रहते हैं, सेटलमेंट कैसे होता है, रूरल एकदम अलग होता है, अर्बन एकदम अलग होता है, इन दोनों का सेटलमेंट कैसा कैसा है वो हम पढ़ेंगे इस पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी में। उसके बाद इकोनॉमिक ज्योग्राफी स्टडीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज of the people including agriculture, industry, tourism, trade, transport, infrastructure and service। इकोनॉमिक ज्योग्राफी में हम बोल रहे थे कि पैसे के बारे में जब भी बात आएगा तभी होगा इकोनॉमिक। इकोनॉमिक ज्योग्राफी में हम क्या करेंगे, पीपल इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में जो इंसान है, जो ह्यूमन है, उसका इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसा है वो अलग होगा। इंडस्ट्री में जो लोग काम करते हैं उसका इकोनॉमी कैसा है वो अलग होगा। टूरिज्म जहां पे होगा वहां का इकोनॉमी अलग होगा। ट्रेड जहां पे ज्यादा होगा उसका इकोनॉमी अलग होगा। ट्रांसपोर्ट जहां पे ज्यादा होगा, ट्रेड के लिए ट्रांसपोर्ट होगा, ये सब एक दूसरे के लिए इंटरलिंक्ड है। टूरिज्म के लिए ट्रांसपोर्ट लगता है, ठीक है, इंडस्ट्री बनाने के लिए भी ट्रांसपोर्ट लगता है, एग्रीकल्चर करने के लिए भी ट्रांसपोर्ट लगता है। एग्रीकल्चर ट्रेड को हेल्प करता है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को हेल्प करता है, ये सब एक दूसरे के साथ हम लिंक कर रहे हैं, ठीक है। लिंक करना ही जियोग्राफी का एक मेन एस्पेक्ट होना चाहिए। जो लोग 11 में जियोग्राफी पढ़ रहे हैं तो उनको ये सोच के चलना पड़ेगा कि जियोग्राफी हम लिंक करके पढ़ेंगे। जब इकोनॉमिक पढ़ रहे हैं तो उसके साथ साथ जियोग्राफी का क्या एक्सपेक्ट है जो इकोनॉमी में हम ला सकते हैं वो हम पढ़ेंगे। इंडस्ट्री जब पढ़ रहे हैं, जब एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं तो उसके साथ साथ जियोग्राफी कैसे इंटरलिंक हो रहा है, कैसे जियोग्राफी एकदम हेल्प कर रहा है उसको, वो हम पढ़ेंगे। हिस्टोरिकल जियोग्राफी, अभी ये हिस्टोरिकल जियोग्राफी क्या है, स्टडीज द हिस्टोरिकल प्रोसेस थ्रू व्हिच स्पेस गेट्स ऑर्गेनाइज। अभी ये स्पेस, जियोग्राफी में जब हम स्पेस के बारे में बात कर रहे हैं तो अर्थ के ऊपर का स्पेस के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो स्पेस कैसे ऑर्गेनाइज हो रहा है, पहले के टाइम में कैसे लोग रहते थे, अभी के टाइम में कैसे लोग रह रहे हैं, दोनों एकदम अलग है। पहले के टाइम में लोग जैसे रहते थे वो अभी तक वैसे नहीं रह रहे हैं। तो हिस्ट्री चेंज हो रहा है। हिस्ट्री चेंज का मतलब क्या है, पास्ट को चेंज कर रहा है। कौन चेंज कर रहा है, जियोग्राफी चेंज कर रहा है, या फिर जियोग्राफी चेंज करने में इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो वो हो गया हिस्टोरिकल जियोग्राफी। इवन रीजन हैज अंडरगॉन सम हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस बिफोर अटेनिंग द प्रेजेंट डे स्टेटस। मतलब आज मैं जहां पे हूं उस रीजन का जो आज का स्टेटस है वो आज से 100 साल पहले, 200 साल पहले स्टेटस वैसा नहीं था, या फिर आज से 500 साल पहले वहां का स्टेटस वैसे नहीं था। जियोग्राफिकल इंफ्लुएंस की वजह से भी उस जगह का स्टेटस चेंज हो रहा है, उस जगह का हिस्टोरिकल एस्पेक्ट था वो भी चेंज हो रहा है, ठीक है। द जियोग्राफिकल फीचर्स ऑल्सो एक्सपीरियंस टेम्पोरल चेंज एंड दोज फॉर्म ऑफ कंसर्न्स ऑफ हिस्टोरिकल जियोग्राफी, ठीक है। पॉलिटिकल जियोग्राफी, पॉलिटिकल जियोग्राफी मतलब लुक्स एट द space from the angle of political event and studies boundaries, space relation between neighboring political units, delimitations of countries, constituencies, election scenarios, develop theoretical framework, understand the political behavior of population। सीधे बात में अगर हम समझे इस पॉलिटिकल जियोग्राफी को तो हम पहले दो कंट्री को देख लेते हैं, इंडिया और बांग्लादेश, या फिर इंडिया चाइना। इंडिया का जैसा पॉलिटिकल इवेंट है वो सेम चाइना का नहीं है। इंडिया में जैसे जैसे काम होता है सेम वैसे उसी तौर तरीके से चाइना में काम नहीं होता, उसी तौर तरीके से बांग्लादेश में काम नहीं होता, या फिर अमेरिका में जैसे काम करने का तरीका है वैसे काम करने का तरीका मिडिल ईस्टर्न कंट्री में नहीं है, वैसे काम करने का तरीका इंडिया में नहीं है, वैसे काम करने का तरीका म्यांमार में नहीं है। तो ये जो देश है, दो देश अलग अलग है, उसको हम कैसे डिवाइड कर रहे हैं, बाउंड्री से डिवाइड कर रहे हैं। तो वो बाउंड्री से जब डिवाइड करके अलग अलग जियोग्राफिकल फीचर्स हम पढ़ेंगे तो उसको कहेंगे पॉलिटिकल जियोग्राफी। और ये पॉलिटिकल बाउंड्री और ये जो बाउंड्री है ये इंफ्लुएंस करेगा क्या, डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिनेरियो को, डिफरेंट काइंड्स ऑफ जियोग्राफिकल सिनेरियो को ये इंफ्लुएंस करेगा। तो ये है ह्यूमन जियोग्राफी। उसके बाद बायो जियोग्राफी। बायो का मतलब हमने पहले ही जान चुके हैं कि बायो मतलब लिविंग। द इंटरफेस बिटवीन फिजिकल जियोग्राफी एंड ह्यूमन जियोग्राफी हैज लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ बायो जियोग्राफी। फिजिकल जियोग्राफी के साथ साथ जो ह्यूमन जियोग्राफी है, ह्यूमन जो कि है एक बायोलॉजिकल फॉर्म, ह्यूमन एक बायोलॉजिकल फॉर्म है, तो इन दोनों का जो चेंज हो रहा है, इन दोनों का जो एक दूसरे के साथ अमेलगमेशन है वो हम पढ़ेंगे बायो जियोग्राफी में।
Plant geography which studies the special pattern of natural vegetation in their habitat. मतलब कहाँ पे कैसा प्लांट है, वहां पे कैसा कैसा स्पेशल वेजिटेशन है, वेजिटेशन यहाँ पे एक टाइप का है, वहां पे दूसरे टाइप का है, और कहीं जाकर दूसरे टाइप का है। तो ये जो है प्लांट जो है ये एक बायो का पार्ट है, और इसके साथ साथ जो जियोग्राफी आ रहा है उसको कहेंगे हम बायो जियोग्राफी। तो बायो जियोग्राफी में प्लांट जियोग्राफी आ गया। उसके बाद जू जियोग्राफी। जू जू मतलब जहां पे हम जाते हैं ना जू पे, वहां पे अलग अलग एनिमल रहता है, तो वो ही टाइप का जब हम बात कर रहे हैं। जू जियोग्राफी व्हिच स्टडीज द स्पेशल पैटर्न्स एंड जियोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल एंड देयर हैबिटेट्स। मतलब अलग अलग एनिमल कौन से जगह पे रहते हैं। हिमालय के ऊपर जो एनिमल रहेगा वही सेम एनिमल का क्या तमिलनाडु में या फिर मध्य प्रदेश में देखा जाएगा? नहीं। सुंदरबन में जो रॉयल बंगाल टाइगर है वो हिमालय के ऊपर क्या देखा जाएगा? नहीं। तो अलग अलग जगह के स्पेशल पैटर्न के डिफरेंसेस में जियोलॉजिकल पैटर्न का डिफरेंस भी, मतलब जू जियोग्राफी का डिफरेंस भी आता है। तो ये हम पढ़ेंगे जू जियोग्राफी में, जो कि डायरेक्ट लिंक करता है किसके साथ? बायो जियोग्राफी के साथ। इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम सभी ने पढ़ा है इकोलॉजी, क्लास 8 में, क्लास 9 में। विद द साइंटिफिक स्टडी ऑफ हैबिटेट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पीसीज। स्पीसीज जो है वो जिस हैबिटेट में रहता है, जैसे एक मछली वो तालाब में रह सकता है, तो तालाब का हैबिटेट और एक मछली जो रिवर में रह रहा है उसका हैबिटेट दोनों सेम है? दोनों अलग है? दोनों अलग है, लेकिन दोनों ही मछली है। रहता कहां पे है? पानी में है, लेकिन दोनों का जो रहन सहन का जो इकोलॉजिकल सिस्टम है, जो हैबिटेट है, वो अलग है। वो हम पढ़ेंगे इकोलॉजी में या फिर इकोसिस्टम में, क्योंकि दोनों है मछली लेकिन उन दोनों का इकोसिस्टम अलग अलग है। ठीक है, रहन सहन का तरीका अलग है। तो वही जैसे कि इंसान, मैं यहां पे रह रहा हूं और किसी दूसरे देश का कोई इंसान, हम दोनों है ह्यूमन, लेकिन हमारा रहने सहन का तरीका, खाना, कपड़ा अलग है। तो ये होता है एनवायरमेंटल जियोग्राफी। एनवायरमेंट से जो जियोग्राफी जुड़ा हुआ है उसको कहेंगे एनवायरमेंटल जियोग्राफी। कंसर्न्स वर्ल्ड ओवर लीडिंग टू द realization of environmental problem such as land degradation, pollution, concerns for conservation has resulted in the introduction of this new branch of geography। ये एक नया ब्रांच है जियोग्राफी का, जिसमें हम वर्ल्ड का जो पॉल्यूशन है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, वर्ल्ड का जो लैंड डिग्रेडेशन का जो प्रॉब्लम है, या फिर एनवायरमेंट के रिलेटेड जो भी कुछ है, जब हम पढ़ेंगे जियोग्राफी के अंदर, जब हम उसे पढ़ेंगे उसको कहेंगे एनवायरमेंटल जियोग्राफी। ब्रांचेस ऑफ जियोग्राफी बेस्ड ऑन रीजनल अप्रोच। अभी तक जो हम पढ़े वो था सिस्टमिक अप्रोच, मतलब इसके बारे में उसके बारे में जब हम पढ़ रहे थे तो एज ए होल ऑफ अर्थ के बारे में हम पढ़ रहे थे। लेकिन अभी हम पढ़ेंगे रीजनल अप्रोच, मतलब एक रीजन में यही सब प्रॉब्लम जब होगा, यही सब चेंजेस जब होगा, तब जियोग्राफी में अंदर उसे कैसे पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे। रीजनल स्टडीज, एरिया स्टडीज, उसको हम मैक्रो, मेसो एंड माइक्रो में डिवाइड कर रहे हैं। मतलब मैक्रो मतलब एक बहुत बड़ा जगह, मेसो मतलब उसी के अंदर छोटे छोटे जगह, और माइक्रो मतलब उसी के अंदर और छोटा छोटा जगह। ठीक है, तो ये हो गया माइक्रो। उसके बाद रीजनल प्लानिंग कंप्राइजिंग कंट्री, रूरल भी हो सकता है, टाउन अंडर प्लानिंग भी हो सकता है, अर्बन प्लानिंग भी हो सकता है। मतलब कंट्री जो है, एक कंट्री में सिर्फ अर्बन एरिया है, रूरल एरिया कोई भी नहीं है, या फिर एक कंट्री है सिर्फ रूरल एरिया है, कोई अर्बन एरिया नहीं है, कोई डेवलपिंग टाउन नहीं है, कोई अर्बन प्लानिंग नहीं है, ये सब नहीं हो सकता है। कंट्री के अंदर अर्बन भी होगा, रूरल भी होगा, सब अर्बन भी होगा, उसके टाउन, डिफरेंट टाउन प्लानिंग भी होगा, उसमें स्मार्ट सिटीज भी होगा। ये सब जो है अलग 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 चीजें जो कि एक रीजन के अंदर आता है। और रीजन क्या है? इस टाइप में ये जो रीजन है ये कंट्री है। तो एक कंट्री के अंदर हम जब पढ़ेंगे, रीजनल स्टडी करेंगे, उसको हम करेंगे रीजनल प्लानिंग एंड कंप्राइजिंग ऑफ अ कंट्री। रीजनल डेवलपमेंट मतलब एक स्मार्ट सिटी हो रहा है, या फिर एक स्मार्ट सिटी को तैयार किया जा रहा है। तो उससे ऐसे ही एक दिन सोच लिया कि ऐसे स्मार्ट सिटी तैयार करेंगे और दूसरे ही दिन जाके वहां पे काम चालू कर दिया, ऐसा नहीं होता। पहले से डिसाइड करना पड़ता है, पहले से डेवलपमेंट करना पड़ता है, पहले से उसको डिसीजन लेना पड़ता है कि कैसे कैसे होगा, और फिर काम शुरू होता है। और काम बहुत सालों तक चलने के बाद, धीरे धीरे डेवलप होने के बाद आज इस जगह पे आके पहुंचता है।
ठीक है, तो ये होता है रीजनल डेवलपमेंट और रीजनल एनालिसिस। रीजनल एनालिसिस मतलब किसी भी जगह को, किसी भी जगह में अगर हमको कुछ करना है, एक इंडस्ट्री में मुझे चालू करना है, मुझे एक टी इंडस्ट्री चालू करना है, मैंने कुछ प्लानिंग नहीं किया और एक खाली जगह था मेरा, वहां पे एक टी इंडस्ट्री का जो मशीन है या फिर जो फार्म है वो मैंने चालू कर दिया। मुझे तो सोचना पड़ेगा कि मैंने चालू तो किया, लेकिन यहां पे जो मेरा रॉ मटेरियल है वो कहां से आएगा? उसको लाने के लिए तो मुझे टी जो एरिया है जहां पे टी प्लांटेशन होता है वहां तक जाना पड़ेगा। तो अगर टी प्लांटेशन का जगह है दार्जिलिंग और मैं जो मेरा जो फैक्ट्री है वो है तमिलनाडु, तो उसमें तो प्रॉब्लम होगा, तमिलनाडु में भी जाना नहीं होगा। अगर मेरा टी प्लानिंग का है दार्जिलिंग और मैं एक इंडस्ट्री टी इंडस्ट्री खोला है एकदम हल्दिया में, तो उसमें प्रॉब्लम होगा। किस चीज का प्रॉब्लम होगा? उसमें प्रॉब्लम होगा कि वहां से यहां तक जो रॉ मटेरियल है उसका जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, लाने में जो टी है वो पत्ता जो है वो नष्ट हो सकता है, तो लॉस में जाएगा। तो इसीलिए एनालिसिस भी करना पड़ता है, रीजनल एनालिसिस। एक स्मार्ट सिटी मुझे तैयार करना है, तो स्मार्ट सिटी तैयार करने के पहले मुझे जहां पे तैयार करना है उस जगह को एनालाइज करना पड़ेगा कि उस जगह में मैंने अगर स्मार्ट सिटी तैयार किया तो वो होगा ठीक से काम, करेगा ठीक से काम, लोग आके रहेंगे या फिर नहीं रहेंगे। तो ये सब एनालाइज करना जहां पे होगा उसको कहेंगे रीजनल एनालिसिस, जो कि एक ब्रांचेस ऑफ रीजनल अप्रोच, रीजनल ज्योग्राफी का एक पार्ट है। उसके बाद देयर आर टू एस्पेक्ट्स व्हिच आर कॉमन इन एवरी डिसिप्लिन, जैसे फिलोसफी, जियोग्राफिकल थॉट्स, मतलब डिफरेंट काइंड्स ऑफ जियोग्राफिकल थॉट्स टाइम के साथ साथ आता गया है, उसको हम पढ़ेंगे फिलोसफी में, जो कि एक जियोग्राफिकल थॉट्स एक अलग ही एक सब्जेक्ट होता है, जियोग्राफी का एक पार्ट है, जियोग्राफिकल थॉट्स बोल के एक पार्ट होता है, उसमें हम पढ़ेंगे लैंड्स एंड ह्यूमन इंटरेक्शन एंड ह्यूमन इकोलॉजी। लैंड के साथ ह्यूमन का कैसा इंटरेक्शन है उसको हम जब पढ़ेंगे उसको कहेंगे लैंड एंड ह्यूमन इंटरेक्शन। लैंड एंड ह्यूमन इंटरेक्शन का सबसे अच्छा एग्जांपल है एग्रीकल्चर। अगर किसी फार्मर को पता ही नहीं कि उसका जो लैंड है उसमें कौन सा एग्रीकल्चर, कौन सा बीज बोने से फसल होगा, तो वो ठीक से काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, वो व्हीट बोने जा रहा है लेकिन नहीं हो रहा है क्योंकि वो जगह व्हीट के लिए बना ही नहीं है। तो ये होता है लैंड एंड ह्यूमन इंटरेक्शन। ठीक है, सिर्फ तो ये मैंने एग्रीकल्चर के बारे में समझाया, लेकिन ऐसे बहुत और बहुत कुछ है, जब हम धीरे धीरे पढ़ेंगे तो जानते जाएंगे। मेथड्स एंड टेक्निक्स, जिसमें कार्टोग्राफी है, जैसे कि मैप बनाना, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स। स्टेट को लेके यहां पे साल भर में इतना बारिश होता है और पिछले 10 साल से इतना बारिश हो रहा है, तो ये हो गया एक स्टैट। उसी को लेके अगर हमको कुछ करना है तो करना होगा, तो वो हो गया स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स। फील्ड सर्वे मेथड, जो मैंने बोला, रॉक के बारे में जानना है तो रॉक के पास जाना होगा, रॉक चल के मेरे पास नहीं आएगा कि आओ मुझे जानो, मुझे रॉक के पास जाना होगा। ठीक है, तो तब जब जाएंगे उसको कहेंगे, जब यहां पे जाके कहीं जगह पे जाके हम सर्वे कर रहे हैं, किसी के बारे में जान रहे हैं, तो उसको कहेंगे फील्ड सर्वे मेथड। और जियो इंफॉर्मेशन, जैसे कि जीआईएस, जीपीएस, हम सब यूज करते हैं, जीपीएस, गूगल मैप हम हमेशा यूज करते हैं, वो हो गया जीपीएस। तो ये हो गया रीजनल अप्रोच। ठीक है, तो आशा करता हूं आपको ये जो जियोग्राफी एज ए डिसिप्लिन है ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर समझ में आए और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।